अभी बताए ना, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे ऑडियंस को बताए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। बेसिकली आपकी अर्ली एजुकेशन कहाँ से थी और फिर आगे तालीम का सिलसिला कहाँ तक पहुंचा। यहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स और स्टूडेंट उसमें भी काफ़ी जो है ना, जनरल सेक्रेटरी रहे यूनियन वगैरह के, तो ये कैसे शौक चढ़ा, क्योंकि क्या रहा मार्केट आपकी सबसे चैलेंजिंग इशू आपके लिए, क्या रहा आपकी करियर में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रामेश साहब, आपसे जब से मेरी पहचान हुई है क्लीनर प्रोडक्शन सेंटर एनसीपीसी के हवाले से यस हमारी मुलाकात हुई। आपने अपनी एजुकेशन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से की, फिर आप एआईटी बैंकॉक गए और ज़्यादा तो हमें मालूमात नहीं। आप अभी बताए ना, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे ऑडियंस को बताए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। बेसिकली आपकी अर्ली एजुकेशन कहाँ से थी और फिर आगे तालीम का सिलसिला कहाँ तक पहुंचा। डॉक्टर साहब, मैं जब मोस्टली लोगों से मिलता हूँ, स्पेशली मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो मैं जब उनको कहते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो उनका अपना नाम, अपने फादर का नाम, फैमिली और होम टाउन मुझे बताएं। जी तो ये जब होम टाउन में पूछता हूँ तो मैं एवेलुएट करता हूँ कि ये किस एरिया से बिलोंग करता है और इसकी थाट्स क्या हैं, इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, नॉर्म्स क्या होंगे। तो मैं उसी से फिर उसको असेस करता हूँ और देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया। मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, तो ये बड़ा खूबसूरत एरिया और बड़ा पुराना शहर है। हम इसको कहते हैं गर्द गरमा गदाव गोरस्तान, चार चीज़ तो फैस मुल्तान। तो एजुकेशन में डेफिनेट एक विलेज से बिलोंग करता हूँ जो जहानिया एक मंडी है बड़ी मशहूर। जी। तो एजुकेशन हमारी वहीं हुई, स्कूलिंग वहीं से स्टार्ट की, जहानिया से। जहानिया से। जी फिर मैंने मैट्रिक डीजी खां किया, मेरे बड़े भाई एग्रीकल्चर इंजीनियर थे, तो वहाँ मुझे जाने का मौका डेरा मिला, गाजी खान। और डेरा गाजी खां, जी और वहाँ उनका कल्चर सीखने का मौका मिला। जी देन फिर मैट्रिक के बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड, वहाँ मैंने ज्वाइन किया और मैंने एफएससी उधर से की। फिर केमिकल इंजीनियरिंग मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की। फिर डेफिनेट जो हर इंजीनियर का एक मिशन होता है कि आपने ऑयल एंड गैस सेक्टर ज्वाइन करना, स्पेशली केमिकल इंजीनियर्स। जी। तो मुझे पाकिस्तान फैनी में अपॉर्चुनिटी मिल गई, कहाँ पे मिले। पाकिस्तान फैनी कराची। अच्छा, कराची में। तो वहाँ से फिर एक इंजीनियर्स का ये भी होता है कि ये आप जो कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस रूल हो, इंडस्ट्री कैसे लगाई जाती है, तो वो मुझे उस चीज़ ने पुश किया। तो मैं हॉस्ट केमिकल शेखुपुरा आ गया। अच्छा। देन स्पेंड 2 ईयर्स देयर। फिर मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान फैनी। फिर एक था कि कराची बहुत दूर है तो मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ अटक रफैनी मिल गई। जी अटक रफैनी फिर मुझे स्कॉलरशिप मिला एटी बैंकॉक का। मेरा शौक था, पहले मैं अप्लाई करता रहा लेकिन मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला। यहाँ आके मुझे इन 2003 स्कॉलरशिप मिल गए। तो मैं 2 ईयर्स स्पेंड देयर एट एआईटी बैंकॉक। मैं एक मिडिल करियर में वहाँ गया तो मेरा डेफिनेट एजुकेशन तो थी मेरा ऑब्जेक्टिव, लेकिन साथ साथ ये था कि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करूँ। लेकिन ये कि एजुकेशन के साथ मैं थोड़ा सा आपके देख रहा था, थोड़ा वहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स और स्टूडेंट उसमें भी काफ़ी जो है ना, जनरल सेक्रेटरी रहे यूनियन वगैरह के, तो ये कैसे शौक चढ़ा। एक्चुअली मेरा शौक इधर था, लेकिन यहाँ मैं उसमें पार्टिसिपेट ना कर पाया। स्पेशली उस वक्त जब हम लास्ट टेन्योर हमारा गुजरा था, 1988 लास्ट इलेक्शन हुआ, जब मैं थर्ड ईयर में था केमिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद स्टूडेंट यूनियन क्लोज होगी, और मैं अभी भी लोगों को कहता हूँ कि ये जो शौक पहले से नर्सरीज, था। शौक पहले से था, अच्छा। कि ये जो नर्सरीज हैं जो हमने क्लोज कर दी हैं, जी और जो फ्यूचर लीडर यहाँ से प्रोड्यूस होने थे, वो हमने नर्सरीज को क्लोज कर दिया, तो अब प्लांटेशन कहाँ से होगी। सही। तो वहाँ जाके मैंने फर्स्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान कम्युनिटी तो कम थी, लेकिन मेरा था कि ठीक है यार, कंटेस्ट करना चाहिए, अगर आप विन करते हैं या नहीं करते, इट इज़ अप टू यू। जी और मैं लकली स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी सेलेक्ट हो गया। फिर मैं जनरल असम्बली स्पीकर नेक्स्ट टेन्योर में आया, और थर्ड टेन्योर में एज ए वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्ट हो गया। गुड। तो मैंने 3 टेन्योर मैक्सिमम टेन्योर स्टूडेंट यूनियन स्पेंड किए, और वहाँ मैंने बहुत सारी लर्निंग की। और डॉक्टर साहब, वो जो लर्निंग मैंने की, जो मैं अभी भी लोगों को कहता हूँ कि ये एक आपका प्लेटफार्म है, और हमें वो प्लेटफार्म यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में इस्टेब्लिश करनी चाहिए, और जी पॉलिटिक्स फ्री होनी चाहिए। पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप टीचर्स की भी वैल्यूएशन करते हैं। हमने इंटरनेशनल विजिट अरेंज किए, हमने नोबल लॉरिएट्स के लेक्चर्स अरेंज किए, जबकि हमने ख्वाब में सुना था कि नोबल लॉरिएट भी कोई होता है,
और स्पेशली डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हमारे एक नोबेल लॉरिएट थे। तो ये हमारे लिए एक बड़ा इनकरेजिंग स्टेप्स था। और वही जो ट्रेनिंग मुझे हुई वहाँ, फिर जब मैं वापस आया इन 2005 और देन आई शिफ्टेड टू नेशनल क्लीनर प्रोडक्शन सेंटर। अच्छा, ये जो नेशनल क्लीनर प्रोडक्शन है यूनिडो, इसकी कहानी हमें बताए, क्योंकि एक बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है, हमने ये सुना है, लेकिन बस हम सुनते रहते थे। जिस जमाने में मैं जॉब में था तो जाहिर है लोग इतने फारिग नहीं होते कि कुछ ज्यादा डीप में सीखे। यस, यू आर तो राइट। हमने कहा कि अब जरा सीखे, अब तो जरा फारिग हो गए हैं। तो ये क्या स्टोरी है यूनिडो का, जो नेशनल क्लीनर प्रोडक्शन सेंटर थे और फिर उसको सस्टेनेबल उस पर चलाना, ये जरा हमारे ऑडियंस को तो बताए क्या स्टोरी है ये। दैट्स अ रियली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी और सस्टेनेबिलिटी स्टोरी। मैं ये एस्टेब्लिश हुआ इन 1998 और ये एक कंट्रीब्यूशन थी, हमारे सीईओ थे रिजुद्दीन साहब, तो उन्होंने ये सेंटर एस्टेब्लिश किया विद द हेल्प ऑफ यूनिडो एंड यूएनडीपी। लेकिन यूएनडीपी और यूनिडो की फंडिंग थी। यस, अच्छा लेकिन ये लकली ये सस्टेनेबिलिटी इसकी ना बन सकी। अच्छा। तो जब मैं इन 2005 में वापस आया तो मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई इन फरवरी 2007 में कि जी ये एक सेंटर है, आप भी एफर्ट करें अगर हम इसको सस्टेनेबल बना सकते हैं। अदरवाइज ये एक सेंटर ये क्लोज होने जा रहा था डेफिनेट विदाउट मेन रेवेन्यू मेन जनरेशन। मकासद, मेन ऑब्जेक्टिव सेंटर के क्या थे? ऑब्जेक्टिव ये था कि एक तो क्लीनर प्रोडक्शन टेक्निक्स जो एस्टेब्लिश की जाए इंडस्ट्रीज और मल्टी सेक्टर्स में, ठीक है ताकि सोल्यूशन एट द स्टार्ट ऑफ पाइप एस्टेब्लिश किया जाए ठीक है। और वेस्ट को मिनिमाइजेशन किया जाए, एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए, वेस्ट लेकिन मिनिमाइजेशन, एनर्जी एफिशिएंसी और रिसोर्सेज एफिशिएंट, कि रिसोर्सेज को एफिशिएंट यूज़ किया जाए। ठीक है। ये कि उनको वेस्ट ना किया जाए बल्कि एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी आप कुछ सेव कर सकें, क्योंकि सस्टेनेबल का जिसको हम ये मेन सस्टेनेबल यूज कंसेप्ट कहते है। हैं। यस, ठीक है कि आप खुद भी यूज़ करें और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी मेंटेन करें। ठीक। तो ये मेरे लिए भी एक चैलेंज था, लेकिन वो जो मैंने ट्रेनिंग एज ए स्टूडेंट यूनियन लीडर जो एआईटी से ली, उसने मुझे प्रमोट किया कि नहीं, यू कैन रन दिस सिस्टम। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। ये 2005 की कहानी है। ये 2007 से स्टार्ट हो 7 रही से है। स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो देयर वर नो रिसोर्सेज एट सेंटर। हमारे पास फिक्स एसेट नियर टू जीरो, रेवेन्यू प्लस माइनस, यानी ओनली बिलोंग टू अटकी रिफाइनरी। लेकिन उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया तो डेफिनेट मेरे लिए चैलेंज था इसको सस्टेन कैसे करना है। तो मैंने एक तो लोगों को अट्रैक्ट किया और उनकी इंटीग्रेशन की, उनको अट्रैक्शन दी कि अगर आप कहेंगे यू मस्ट लर्न समथिंग। स्टूडेंट्स को इनवाइट किया, यूनिवर्सिटीज़ के साथ लिंकेजेस एस्टेब्लिश किए, तो हमने काम स्टार्ट कर दिया। फिर आपने लेबॉरेटरी इस्टेब्लिश की, वेस्ट वाटर सिस्टम, और हम, मेरा ख्याल हमने फर्स्ट टाइम इन रावलपिंडी इस्लामाबाद इंसिनेटर की सर्विसेज लोगों को देना शुरू की, जबकि यहाँ कंसेप्ट ही नहीं था कि हॉस्पिटल वेस्ट को मैनेज करना है। और अभी हमारी एट द टॉप है। और अभी जब मैंने इन दिसंबर 2024 में लेफ्ट किया, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी रिसोर्सेज जनरेशन इंसिनरेशन से थी, हमारे मल्टीपल रिसोर्सेज लेबोरेटरी से थी? इसमें लेबॉरेटरी था, वेस्ट मैनेजमेंट था, नॉट ओनली हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फार्मास्यूटिकल वेस्ट। फिर हमने ट्रेनिंग कंपोनेंट स्टार्ट किया इंडस्ट्री से। लेबॉरेटरी, एनवायरमेंटल लेबॉरेटरी नहीं एस्टेब्लिश की विद जीरो रिसोर्सेज, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमने इसको इम्प्रूव किया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था, हमने कम्युनिटी सर्विसेज शुरू की। अच्छा। और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे बायोडाइवर्सिटी पार्क को विजिट किया। you remain with that institute till? I remained up till December 2024. 2024। अब उसकी क्या हालत है आपके जाने के बाद? डेफिनेटली डॉक्टर साहब, ये एक चैलेंज होता है कि एक अभी तो वो एक एस्टेब्लिश सिस्टम है। अच्छा। लेकिन अगर वो प्रॉपर लोगों को हैंड ओवर ना किया जाए तो डेफिनेट, हमारे पास एक केस स्टडी थी। तो इस वक्त ये क्लीनर सेंटर सिर्फ यहीं पे है पिंडी में? अभी जो पाकिस्तान में जो क्लीनर प्रोडक्शन, जो नेशनल क्लीनर प्रोडक्शन जो सस्टेन कर रहा है और सस्टेनेबल कंडीशंस पे रन कर रहा है, वो अभी रावलपिंडी में है, पाकिस्तान में। यस, अभी दुनिया में मोर देन 50 क्लीनर प्रोडक्शन सेंटर्स हैं। तो मैंने इसकी केस स्टडी इन 2014 स्विट्जरलैंड में प्रेजेंट की थी कि एक सेंटर को जो नॉन सस्टेनेबल है उसको सस्टेनेबल में आप कैसे एस्टेब्लिश कर सकेंगे। इट इज़ रियली सक्सेस स्टोरी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेहनत करें, आपका विजन क्लियर हो, तो विदाउट एनी रिसोर्सेज आप एक सिस्टम कर सकते हैं। आप उस सिस्टम के लिए आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और आप उस सिस्टम को चला सकते हैं।
श्योर डॉक्टर साहब, आई एग्री विद यू। क्योंकि आपका सबसे एसेट जो मैं कंसीडर करती हूँ ह्यूमन रिसोर्सेज है। ठीक है। और आपके पास ट्रेन ह्यूमन रिसोर्सेज और आप उन ह्यूमन रिसोर्सेज को एस्टेब्लिश कर लेते हैं, उनकी ट्रेनिंग कर लेते हैं, कैपेसिटी बिल्ड कर लेते हैं, तो आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है। नो डाउट फाइनेंस इज आल्सो रिसोर्स। तो हमने वही इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज की। और दूसरी जो दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा, एक तो आपकी ओनरशिप है। मैंने इस सेंटर को ओन किया कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैंने इस सेंटर को इस्टेब्लिश करना है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द मैनेजमेंट, ठीक है। कि अगर आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, डेफिनेट प्रॉब्लम आपको आते हैं, और ऐसे प्रॉब्लम भी आते हैं जो अनफोर्सीन प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि क्या रहा मार्केट। आपकी सबसे चैलेंजिंग इशू आपके लिए, क्या रहा आपकी करियर में? डॉक्टर साहब, जो हमें चैलेंजिंग जो इशू रहा वो अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि हमारा ईपीए के साथ जो लिंक्स थे, और जो हम समझते थे कि ये जो बीपीए हम ने आपको बहुत स्टडीज, तंग किया। ये डेफिनेट वी फेस द प्रॉब्लम, स्पेशली एनओसी जब हम प्रोसेस करते थे। अच्छा। और स्टिल अभी तक मैं उसको फेस करता रहा। और लेकिन डॉक्टर साहब, ये आपके साथ मेरा आई थिंक लास्ट 20 ईयर्स से लिंक था, तो मे बी आप भी मुझे जानते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि हम मिनिमाइजेशन करें, जो मार्केट में जो काम हो रहे हैं उससे हम साइड से होकर चलें। तो हमने नो डाउट इसमें पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन अल्टरनेट मैंने और काम शुरू किए फिर, जैसे एनर्जी ऑडिट्स है। डेफिनेट हमें वो सिंपली एक इंडस्ट्री को एनर्जी ऑडिट चाहिए होता है, और इंडस्ट्री भी चाह रही होती है कि हमें कोई सेविंग हो। और स्पेशली फिर हम इंडस्ट्री में ये किया कि हम उन्हीं की लैंग्वेज बोलते थे। ये भी आपके लिए एक थोड़ा सा है। मैं, अब जो हमारे खासकर स्टूडेंट है इन्वायरमेंटल साइंसेस के, इंजीनियरिंग के, केमिकल इंजीनियर, जो इस शोबे को फॉलो करते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि उनको ये जो सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल रिक्वायर्ड है, जो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती है, तो इंडस्ट्री तो सिर्फ चूंकि उनकी बाहर की दुनिया से कंपल्शन होती है कि जी आपने ISO 14,000 करने, आपने 17,000 करने। थोड़ा सा इन पे जरा बताए ना, सर्टिफिकेशन का क्या सिस्टम है, कौन कौन सी सर्टिफिकेशन होती है, और जरा इस पे थोड़ा में दरअसल एजुकेट जो करें। मेन रेलिवेंट एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो सर्टिफिकेशन है, डेफिनेट एसओ 14,001 है, फिर ये एक एसओ 17,025 है, इसको अपग्रेडेड अब मे बी एसओज आ गए। तो ये स्टूडेंट्स को इनके साथ जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं, तो उन्हें उससे आने से पहले इसके मतलब पता होना चाहिए कि ये सर्टिफिकेशंस हैज़ क्या हैं, एसओज क्या क्या रोल है, गाइडलाइंस का क्या रोल है, स्टैंडर्ड्स के क्या रोल है। इसी तरह आपके एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। डेफिनेट ये यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को एजुकेट करना चाहिए। और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो अच्छे अदारे हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका विज़िट भी करवाना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वहाँ से जो एक्सपर्ट हैं उनके आप लेक्चर्स अरेंज करें। डेफिनेट वो विद इन शॉर्ट टाइम वो स्टूडेंट्स को बहुत कुछ बता के चले जाते आपका हैं। एनसीपीसी के अलावा आपने इंटरनेशनली भी काम किया, स्विट्जरलैंड में, कोस्टारिका में, और जो प्रोजेक्ट किए वो कैसे थे, क्या प्रोजेक्ट थे, और वहाँ पे कैसे काम किया अच्छा आपने? डॉक्टर साहब, ये वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे मौका मिला थ्रू लीड पाकिस्तान। अच्छा, लीड पाकिस्तान मैं में आप? अभी फेलो भी हूँ उसका। तो ये हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी ड्यूरिंग यंग एज, कि हमें उन्होंने इंटरनेशनल विजिट, स्पेशली केस स्टडीज़ हमने की, जैसे कोस्टा रिका देयर इज़ 5% बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें जाके बायोडाइवर्सिटी पढ़ने का और देखने का मौका मिला कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। और डॉक्टर साहब, वहाँ एवरेज रेनफॉल जो पर ईयर है वो 5 मीटर पर ईयर है एवरेज, कोस्टारिका में? कोस्टा रिका में, जबकि इस्लामाबाद में एवरेज लेस देन 1 मीटर है पर ईयर। तो वहाँ इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी है कि आप देख के हैरान रह जाते हैं कि नेचर ने क्या क्या वहाँ इस्टेब्लिश किया। इसी तरह हमने पॉवर्टी एजुकेशन पे काम किया, चाइल्ड लेबर पे काम किया, रिपोर्ट्स बनाई, ये नेशनल बेशुमार हमने केस स्टडीज़ की, रीजनल केस स्टडीज़ की। तो ये और फिर हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मोर देन 300 फेलोज इन पाकिस्तान और जिसको इंटरनेशनल लेवल। कोहार्ट कहते हैं। यस, जिसको कोहॉर्ट होते हैं। आई वाज इन सेकंड कोहॉर्ट 5। जी। तो इसी तरह हमारा इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रांग नेटवर्क है टू लर्न द ग्लोबल इश्यूज। चलिए जी, हमने इरशाद रामे साहब से उनकी एजुकेशन, उनके कैरियर, क्लीनर प्रोडक्शन सेंटर जो उसने एक सक्सेसफुल चलाया। बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जो कि इतना पेन लेते हैं, इतना ओनरशिप लेते हैं
और यकीनन इन लोगों के साथ इस मीटिंग का मकसद ये है कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, जो हमारा जनरेशन है, नए स्टूडेंट्स हैं, रिकॉर्ड पे चीज़ें लाई जाए, वो इनसे सीखे कि इंसान अगर मेहनत करता है तो वो बग़ैर रिसोर्सेज की भी बहुत कुछ कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको फंडिंग आती रही और आप फंडिंग के लिए हो। तो आज इस इशू पे तो हम बात ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन 2-3 स्पेसिफिक इशू पे हम रामे साहब से बात करेंगे। और वो जो इनकी स्पेशलिटी है, एक तो ई वेस्ट है और एक जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है। फिर उनसे पूछें अगर और कुछ ऐड करता है तो। थैंक यू वेरी मच। दूसरे पार्ट में फिर उससे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।